Hello friends, good evening. Now आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि रशिया और यूक्रेन के मैटर्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे रशिया जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और रशिया और यूनाइटेड स्टेट ऐसे दो ब्लॉक्स बने आफ्टर 1945। Many countries got independence around the world, and United Nations kind of system was developed to protect, not to go for World War Third, any kind of war. That was the purpose of United Nation. Okay, set aside that. But my matter of discussion today is since रशिया जो है वो काफी आप देखें तो यहाँ अफगानिस्तान तक इसके बॉर्डर तक किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान काइंड ऑफ जितने रीजन्स हैं ये सारे रशिया के पार्ट थे। इवन यूक्रेन और बेलारूस और ये सारे जो इधर रीजन्स हैं इसके कोस्टल रीजन्स हैं सोवियत यूनियन के पार्ट थे। और ऐसा क्या हुआ जो सोवियत यूनियन वीक हुआ और यूनाइटेड स्टेट उतना ही स्ट्रांग आज भी डिटरमाइंड खड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन तो बनता है। अगर आप एनालिसिस करें इस चीज का देखें तो रशिया क्यों फ्रेगमेंटेड टूट गया, ब्रोकन अप, क्यों ऐसा हुआ? मैं इसके पीछे अपना रीजन बताता हूँ। इसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया, जिसमें आज 125 प्लस कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं, जिसकी अभी अभी मीटिंग 19th मीटिंग जो है 19वीं मीटिंग जो है वो कंपाला युगांडा में अभी खत्म हुई। उसका पर्पस था कि जितना भी इस कंट्रीज के मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट किसी भी ब्लॉक्स को नहीं करेंगे। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट को जो नाटो कंट्रीज हैं, आप देखें तो नाटो मीन्स द पूरा यूरोपियन यूनियन स्ट्रॉन्गर है इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, है ना, एडवांस्ड है। और यूनाइटेड स्टेट उसका साथ उसको मिला। पहली चीज ये हुई। और वहीं एनएएम बन जाने की वजह से रशिया को मेंबर्स फ्रेंड नहीं मिल सके। रशिया अकेला हो गया, जबकि वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेकिन फ्रेंड ना होने की वजह से, जिस तरह एक डिफेंस ट्रीटी होती है, जैसा वो आर्टिकल 5 जो है नाटो का, उसमें ये है कि एक मेंबर पे अटैक करोगे तो माना जाएगा कि सारे मेंबर पर अटैक हो गया है और वो सारे उसको डिफेंस करेंगे, है ना। ये कंबाइंड डिफेंस सिस्टम नहीं है रशिया के पास। रशिया अकेला है उसके पास। और उस दौरान ये जब 45, 47, 50 इयर्स, अभी तक सारे 50-60 सालों के दौरान चाइना को इस्टेब्लिश करने की इन लोगों ने प्रॉपर कोशिश की, क्योंकि चाइना और रशिया के बीच कुछ क्लैशेस थे। नॉर्दर्न रीजन ऑफ रशिया कुछ पार्ट का चाइना क्लेम करता है, कुछ चाइना कहता है, रशिया कहता है चाइना का भी, और दोनों के बीच एक काइंड ऑफ क्लैशेस नॉर्दर्न बाउंड्रीज पर आज भी है। 62 और 63 के दौरान में इन दोनों में थोड़ा सा क्लैश भी हो गया। तो यूनाइटेड स्टेट took soft corner, soft power, softness. He showed softness towards China, you know. So चाइना को उसने स्ट्रॉन्गर बनाया, टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया। क्यों? क्योंकि वो इधर रशिया को
नहीं दबा सके, समझ रहे हैं। और उधर रशिया के नॉर्थर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में अगर आप देखें तो नाटो फोर्सेस एस्टेब्लिश्ड हैं। तो इस तरह से उसको घेरा गया, दो कॉम्पोनेंट ही हो गए, और तीसरा यह नियम की वजह से, है ना, उसको मेंबर ना मिल सके। तो रशिया वॉज सक्सेसिवली 50-60 सालों में वो बहुत वीक हुआ, और फिर 89-90 के करीब में वो 14 छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जहाँ पे मूवमेंट आज़ादी की चली, जबकि आज़ादी के मूवमेंट को इन्फ्लेम करने वाली यही कंट्रीज थी, नाटो फोर्सेस थी, यूनाइटेड स्टेट उसके पीछे था। और अफगानिस्तान में वॉर हुआ, जिसमें वॉर ऑफ एट्रिशन, एट्रिशन मीन्स ये है कि नहीं खींचातानी उसमें हो रही है, जिसकी वजह से जिसके पास मेंबर कम होंगे, है ना, वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लॉस होना शुरू हो जाता है विद रेफरेंस टू टाइम। तो रशिया ने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर दी विद रेफरेंस टू कोई किसी भी कंट्री। जो वॉर और देखा जाता है रेफरेंसेस का, ये आज और कल और परसों या 4, 6, 10, 20, 10 सालों के अंदर नहीं देखा जाता, है ना, क्योंकि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इस तरह स्ट्रिक्ट नहीं लैग करती हैं। अगर आप इसको देखें तो 50 साल, है ना, 100 सालों के बाद आप देखेंगे तो कंट्रीज की टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है वो चेंज होती है। तो जिस तरह 47-50 के बाद देखे 40-45 साल में रशिया फ्रेगमेंटेड टूट गया। आज फिर से वही नाटो फोर्सेस, अब यूक्रेन को जो उसमें चालक हुआ था रशिया से, वहां पर 2014 में रशियन साइड लेने वाला, रशियन की तरफ रहने वाला आदमी जो था, वहां पर रूल करता था यूक्रेन के अंदर। 2014 के बाद से इन लोगों ने उसको निकाल दिया, नहीं, किसी तरह षड्यंत्र वगैरह जैसा भी करके उसको वहां से उसकी सरकार को गिरा दिया। फिर हुआ ये कि अभी जो मिस्टर जेलेंस्की आए हुए हैं, इनको उस पर इंस्टॉल कर दिया। और जो पिछली गवर्नमेंट ने यूक्रेन में जो एग्रीमेंट्स किए हुए थे रशिया के साथ, जिसको रशिया कहता है मिन्स एग्रीमेंट हुआ था, है ना, तो वो सारे एग्रीमेंट्स को इन्होंने सेटिसाइड कर दिया, माना ही नहीं, सारे एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। और जो रशियन रीजन जो आज डोनेस्क वगैरह, लुगान्स्क वगैरह रशिया क्लेम करता है, इसको इन लोगों ने, क्योंकि रशियन लेड या रशियन स्पीकिंग पीपल्स हैं इस जोन में, और रशिया की तरफ इनका लिटिल बिट है ना फेवर भी है, कल्चरल कनेक्शंस भी हैं, इसलिए इन लोगों ने 2014 के बाद से इस पर्टिकुलर रीजन में मिस्टर पुतिन कह रहे थे कि जेनोसाइड जैसे काम, है ना, करने शुरू कर दे, उनके कल्चर को नहीं खत्म करना, उनको जैसे आज चाइना सिंजियांग प्रोविंस में कर रहा है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर रीजन में जहां आज रशिया वॉर कर रहा है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, इसको इन लोगों ने सप्रेशन शुरू कर दिया इस रीजन में आकर के। और फिर रशिया सक्सेसिवली उन चीजों को बर्दाश्त किया, जैसा कुछ भी हुआ, आज वो वॉर के इस दहाने पर खड़ा हुआ है। तो आप देखें तो सक्सेसिवली रशिया जो है इसमें प्रॉब्लम में आया है। अब क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि उसके पास मेंबर्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने भी सपोर्ट करने की नहीं बात करता है, फ्रेंड हूँ, लेकिन कहाँ फ्रेंड है? मिलिटरली आर्म्स ना सप्लाई किया, ना ही कभी उसको जिस तरह सपोर्ट चाहिए, कोई ट्रीटी साइन नहीं की जिस तरह नाटो ने किया हुआ है, ना ही कोई एशियन ब्लॉक्स बना हुआ है कि सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ब्लॉक बने। ब्रिक्स मेंबरशिप है, वो बिजनेस काउंसिल, उसमें बिजनेस होती है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ब्रिक्स में भी आप देखें जो मेंबरशिप है ब्रिक्स की, जिसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, रशिया है, पांचों मेंबर हैं, और उसकी मेंबरशिप और भी बढ़ाई जा रही है, 5 मेंबर और लाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ट्रीटी नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इवन नहीं है ना। और उनका इंटायर इंटरकनेक्टेड जो बिजनेस, अगर आप देखेंगे ट्रेड ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। तो ब्रिक्स जो है वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा है।
और चाइना भी कहता है कि मैं रशिया का बहुत बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये फ्रेंड हूँ, हिमालय से ऊंचा फ्रेंड हूँ, सारे रीजन्स में हमारी तरफ यू नो स्टेट के जो रिलेशनशिप होते हैं सारे ओवरलैपिंग हैं, हम रशिया के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं। लेकिन नहीं, एक सिंगल वेपन आज तक नहीं ट्रांसफर किया चाइना ने रशिया को। ये किस तरह की फ्रेंडशिप है, आई कैनॉट नो से अबाउट दैट, फॉर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दिस। बट सारे रिलेशनशिप चाइना की तरफ टेंड करते हैं। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन इस समय अकेला है, अनफॉर्चुनेटली। और मेरे हिसाब से मैं प्रिडिक्शन करता हूँ कि रशिया इज इन ट्रबल, क्योंकि अभी उतना ही स्ट्रांग बने हुए हैं ये नाटो कंट्रीज, उनके मेंबर बढ़ रहे हैं। अभी फिनलैंड स्वीडन भी ज्वाइन कर लिया उसको, फिनलैंड स्वीडन भी ज्वाइन किया ना अभी जस्ट 2-3 दिन पहले। सो आप देखें तो वो नाटो स्ट्रांग होती जा रही है और उसका प्रेजेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें तो ग्लोबल डोमिनेंस की तरफ भी हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि रशिया, चाइना और इंडिया आरआईसी ग्रुपिंग भी है, लेकिन ये कभी एक दूसरे के मेंबर नहीं है, एक दूसरे के सपोर्टिंग मेंबर नहीं है। रशिया चाइना इंडिया से अपना क्लास है, जबकि वो यहाँ पे भी राजनीति करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है वेपन वगैरह दे करके। इस रीजन को डिसस्टेबलाइज करके ही रखना प्रोसीजर है, अपने में ही लोग लड़ते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि इनका कितना जो राइवल है कितना स्ट्रांग है। स्टेबिलिटी है इन रीजन्स की। मुझे कोई रीजन नहीं आता। इंडिया और चाइना के अगर बॉर्डर डिस्प्यूट कुछ 4 किलोमीटर आगे पीछे हैं तो दे कैन बी शटल्ड, है ना, इतना बड़ा इशू नहीं है। बावजूद इसके कि बिना बताए 2020 में उसने फोर्सेस को लाके एस्टेब्लिश कर दिया बिना बताए, जबकि एग्रीमेंट है कि आपको इन्फॉर्म करेंगे एक सर्टेन नंबर से ज्यादा अगर आप लाते हैं तो फोर्सेस। लेकिन चाइना ने बदमाशियां की हैं, अगर आप देखें तो एनालिसिस कीजिए, है ना। तो इस तरह रीजन एस्टेब्लिश नहीं होते, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको फंड करते हैं। और जो आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स योर बॉर्डर्स, नेबर्स, वो बड़ा ये पूरा फ्रेजाइल रीजन बना हुआ है। देखो ताइवान के और चाइना के बीच रिलेशनशिप में यूनाइटेड स्टेट बीच में आ जाता है, नहीं यूनाइटेड स्टेट बीच में आता है तो समझ लो कि पूरी दुनिया की सारी ताकत थी उसमें आ गई है, क्योंकि उसके साथ नाटो फोर्सेस भी आ जाती हैं। तो ये एक जिस दुनिया में हम रह रहे हैं बहुत अजीब है अभी भी। चाइना क्यों रशिया का सपोर्ट नहीं करता? क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूरोपियन यूनियन में $1 ट्रिलियन ट्रेड होती है, 800 करीब 800 बिलियन की ट्रेड है यूनाइटेड स्टेट सॉरी यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में, है ना। 700 कुछ 800 करीब में ऐसा है, 800 बिलियन करीब है बायलैटरल ट्रेड। अब अगर वो रशिया को फंड वेपन सप्लाई करे तो वो लोग सैंक्शन लगा देंगे चाइना के बिजनेसेस पर, सो ये ग्लोबल इकोनॉमी ठप हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही कशमकश का रीजन है, चाइना सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता, क्यों कर सकता है। तो देखना ये है कि लेकिन ये रशिया के ऊपर काफी प्रॉब्लम है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस रीजन्स को सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी नॉर्दर्न साउथ की कंट्रीज हैं इस रीजन में, एशियन कंट्रीज हैं, उनको चाहिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया का सपोर्ट करें और रशिया इसमें हारना नहीं चाहिए और रशिया शुड बी स्ट्रांग ऑलवेज, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो मोनोपोली हो जाएगी उन वेस्टर्न पावर्स की, और केवल रशिया ही यहाँ पे ऐसा है जो फाइट कर सकता है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। चाइना और इंडिया वो नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। पर कैपिटा है, जीडीपी लोगों की बहुत कम है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी है तीसरे नंबर सेकंड नंबर पे, लेकिन ये रीजन अभी उतना चाइना लेकिन अब हो गया है 12,000 प्लस पर कैपिटा इनकम हो गई है यूएस डॉलर में। तो वो अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग हो गया, लेकिन उसका जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसमें पॉवर्टी और बढ़ जाएगी। ये स्टैंडर्ड नहीं है लोगों के हाथ में कि एक सेटल्ड पॉवर्टी लेवल है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हमेशा एक
वल्नरेबिलिटी रहती है ना, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस उनको प्रॉब्लम में डाल देगा। इसलिए ये नेशन जो है, इनके पाँव में जो बेड़ियां हैं वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की है ना। चाइना और इंडिया के अंदर तो अभी ज्यादा बैकवर्डनेस है, तो ये खुल के खेल नहीं पाते, इनके साथ अपनी समस्याएं जुड़ी हुई है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्चुअल एसेट्स की कमी है इन देशों में, यहाँ पे भी हर वो चीज डेवलप, इंडिया भी देखिए मून पे पहुंच गया। अब प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी आ रहे हैं, है ना। अब हमारा जो $200 बिलियन 2030 तक डिफेंस बजट होने जा रहा है भारत का, है ना, अब 80 बिलियन के करीब है। तो आप समझिए कि कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, डिफेंस में इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो अब हमारे यहाँ भी फाइटर जेट्स जैसा तेजस है अपना, इस तरीके से बनना शुरू हो रहा है, तो इंडिया भी, लेकिन सेल्फ कैपेसिटी डेवलपमेंट चीजें हो रही है ना। अब ऐसा नहीं है कि अपना खुद का डिफेंस न कर सके, ये कर सकते हैं, ये नेशन इतना स्ट्रांग है कि अपना खुद का डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसे नॉट उनकी सिक्योरिटी है, सिस्टम है नॉर्दर्न यूरोपियन और नाटो कंट्रीज का, उस तरह एशियन सिक्योरिटी सिस्टम एक होना चाहिए, और आपस में सामंजस्य बना के रखते हैं ना ये लोग, बदमाशियां ना करते, तो ये काफी बेहतर रीजन बनता है। लेकिन इसमें भी लैक ऑफ कोहेशन है, और इस वजह से सारे इंडिविजुअल कंट्रीज एक दूसरे को खुद भी एक दूसरे को पंच मारते हैं, और फिर बाहर वाले भी इनको परेशान कर लेते हैं। जाके एक कलेक्टिव सिस्टम होता, ब्रिक्स सिक्योरिटी सिस्टम भी होता, बाकी कुछ और ऐसे सिस्टम होते, है ना, स्ट्रॉन्ग नेशंस के, और आपस में एक ट्रांस मोबिलिटी काइंड ऑफ और ट्रस्ट डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता, तो आई थिंक हम लोग ज्यादा प्रोग्रेस करते, रादर देन कि मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि इस तरह एस्टेब्लिश हो, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि अदर जो कंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाइना है, सेंट्रल एशिया, वो अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ये अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। सो फिर देखने वाली बात है कि किस तरफ हम जाते हैं। इसमें एक और आइडियोलॉजी आती है, जो हम मुस्लिम है आइडियोलॉजी नहीं, तो इसमें एक और समस्या भी अभी और है, जो अभी नेक्स्ट 50 साल उसको भी सॉल्व करना है, तो बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा समस्याएं अवेलेबल हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यही मैं अभी एनालिसिस कर रहा था, देखा कि रशिया इज नॉट इन राइट पाथ एंड राइट वे, it will face trouble in future। अब आप जरा देखें तो वेस्टर्न नेशंस हमेशा हमको सर्टिफिकेट देते हैं कि हम कैसे खाएं, कैसे बोलें, कैसे चलें, हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होने हैं, नहीं होने हैं, जबकि वहां पे भी वो सारी चीज हो रही है, लेकिन वो उनको अपना नहीं दिखता। हमारे यहाँ के सारे इशूज उनको दिख जाते हैं, जबकि मुझे देना लेना कुछ नहीं है। जो यहाँ से लूट के 40-44 ट्रिलियन रुपया ले गए हैं यूके वाले, अगर वही हमारा वापस कर दे तो हम नहीं है, लेकिन वो दे नहीं सकते, उनकी भी औकात के बाहर है जो लूट के लेते हैं। जो वहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंगें बनी, सब रोड सोड सब बेहतरीन बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारे लोगों के पैसे, कौन पैसे की कमाई से बना हुआ है ना, लूट लाट के जो ले गए हैं। लेकिन उनको वो सब नहीं दिखता, हमारी कमियां उनको बेहतर दिख जाती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फलान नहीं है, मुस्लिम सप्रेशन में है, क्योंकि ये नहीं जानते कि कितना लोग फ्रीडम एंजॉय करते हैं। कहीं एक दूसरे तुम्हारा किसी ने मार दिया तो इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है कि यहाँ पे जेनोसाइड होने वाला है ना। तो मसला आप समझने की कोशिश करें, एक षड्यंत्र है, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है हम लोगों के खिलाफ, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।